सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, जिसको लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया, जिसने बहुजन समाज के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया, ऐसे कम्युनल अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। निश्चित रूप से यदि आप डॉक्टर अंबेडकर मिशन को समझना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा किए गए संघर्ष की बदौलत मिले प्रतिफल की बात करना चाहते हैं, तो कम्युनल अवार्ड को समझना बेहद जरूरी है। इस समय गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया था, वो उसका निर्णय की बारी आ चुकी है। जो निर्णय यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के रूप में दिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी है। उसे हर बहुजन मिशनरी को समझना बेहद जरूरी है। तो उसी क्रम में हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत लेकर आ गए हैं कम्युनल अवार्ड के आगे की जो बात है, वो हम आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का जो विषय है, अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं होगी, ये संकल्प है बाबा साहब का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से 7वां भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 311 से 313 तक। भारत के आगामी संविधान में अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या होगा, इस विषय में निर्णय लेने के लिए विचारार्थ अल्पसंख्यक उप समिति नियुक्त की गई थी। आज हम उसी की सीधे बात करने, अछूतों के लिए क्या व्यवस्था किया गया। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड में अछूतों के लिए क्या व्यवस्था की गई, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर बताएंगे। बहिष्कृत वर्ग के योग्य मतदाता सामान्य चुनाव क्षेत्र से मत दे सकेंगे। इस उपाय से विधिमंडल में बहिष्कृत वर्ग का प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा। इसलिए धारा 24 के अनुसार उन्हें सामान्य चुनाव क्षेत्र में कुछ जगह दी जाएंगी। इन जगहों पर बहिष्कृत वर्ग के योग्य मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान से ही उम्मीदवार चुने जाएंगे, और ये मतदाता सामान्य चुनाव क्षेत्र से भी मतदान कर सकेंगे, यानी कि 2-2 मत इस्तेमाल करेंगे। बहिष्कृत वर्ग के लोग, बहिष्कृत समाज के लोग, योग्य जो मतदाता हैं, वो अपने मतदान से अपने ही उम्मीदवार को चुनेंगे, और साथ ही साथ जो सामान्य चुनाव क्षेत्र है उसमें भी वो मतदान कर सकेंगे। इसका ये मतलब है कि 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यों को दोहरा मताधिकार यहाँ मिल चुका था। बहिष्कृत वर्गों की आबादी जहाँ अधिक हो, केवल उन्हीं चुनिंदा स्थानों पर ऐसे चुनाव क्षेत्र निर्माण किए जाएं, और मद्रास का बात छोड़कर अन्य प्रांतों में ऐसे मतदाता संघ पूरे प्रांत में फैले ना हो, ऐसा इरादा है। यहाँ पर जो अधिकार मिला वो ये कहा गया कि जहाँ अस्पृश्यों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरह के दोहरा मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। अनुमान है कि बंगाल में कुछ सामान्य चुनाव क्षेत्रों में बहुसंख्यक मतदाता बहिष्कृत वर्ग के होंगे, इसलिए अगली पूछताछ पूरी होने तक उस वर्ग में खास बहिष्कृत वर्ग के चुनाव क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे, इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि बंगाल के विधिमंडल में 10 से अधिक प्रतिनिधि ना हो, योग्य मतदाताओं में से बहिष्कृत वर्ग के मतदाता संघ से कौन मत देने के लिए योग्य है, इसकी परिभाषा अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि इस मामले में मतदान कमेटी द्वारा दर्ज किए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जा सकता है। उत्तर भारत में कुछ जगहों पर अस्पृश्य के केवल वही लक्षण मानना अयोग्य होगा, इसलिए उनमें बदलाव की जरूरत है। सरकार को लगता है कि बहिष्कृत वर्ग के इन खास चुनाव क्षेत्र की जरूरत विशिष्ट समय अवधि के बाद नहीं रहेगी, इसलिए अगर पहले इस बारे में कोई कार्ययोजना तय नहीं की गई हो तो 20 वर्षों के बाद भी रद्द किए जाएं। भारतीय ईसाई मतदाता पृथक चुनाव क्षेत्र से मतदान करेंगे, लेकिन प्रांत से केवल 1-2 जगहों पर ईसाइयों के पृथक चुनाव क्षेत्र का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। यहाँ के हिंदी ईसाई सामान्य चुनाव क्षेत्र से मत, लेकिन प्रांत से केवल 1-2 जगहों पर ही ईसाइयों के पृथक चुनाव क्षेत्र का
नहीं दे सकते, लेकिन बाहर के हिंदी ईसाई सामान्य चुनाव क्षेत्र से मत दे सकते हैं। बिहार उड़ीसा प्रांत के ज़्यादातर हिंदी ईसाई जंगलों में बसे आदिवासी जनजातियों के होने के कारण उनके लिए अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। एंग्लो इंडियन मतदाता पृथक चुनाव क्षेत्र से मतदान करेंगे। उनके लिए सभी प्रांतों की क्षेत्र सीमा रखना विचाराधीन है। साथ ही उनके लिए डाक से भी मत भेजे जाने की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि इससे संबंधित जो व्यवहारिक परेशानियां हो सकती हैं उन पर भी विचार किया जाना बाकी है और इस कारण इस बारे में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया है। पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली जगहों का मसला अभी विचाराधीन होने के कारण अब ऐसे विभागों के लिए दी जा रही जगह तात्कालिक समझी जाएंगी। महिलाओं के लिए प्रतिनिधि, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर की गई। विधिमंडल में स्त्रियों का भी प्रतिनिधित्व हो, इस बात को ब्रिटिश सरकार बहुत महत्व दे रही है और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कुछ जगह महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। देखिए, एक बहुत पॉइंट यहाँ गहराई का समझने वाला है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन एक खास बात आगे देखिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सभी महिला प्रतिनिधि एक ही जाति का ना हो, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई। ऐसा ना हो कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिले और वो 33% महिलाएं सिर्फ सामान्य वर्ग से चुनकर चली जाएं। हर जाति वर्ग से होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। इसीलिए महिला प्रतिनिधियों की जगह हर जाति के लिए एक इस रूप में सीमित की गई है। इसके लिए जो अपवाद हैं उन्हें धारा 24 में दर्ज किया गया है। इस तरह महिलाओं की खास जगह विभिन्न जातियों में बांटी गई हैं। हालांकि उनके चुनाव क्षेत्र की विधि के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है। श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि उन चुनाव क्षेत्रों से चुने जाएंगे जो किसी विशिष्ट जाति के लिए आरक्षित न किए गए हों। चुनाव का मार्ग अभी तय होना बाकी है, लेकिन कहीं कहीं श्रमिकों के प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों से चुनकर आएंगे तथा कुछ जगह मतदाता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार विशिष्ट चुनाव क्षेत्र से चुनकर आएंगे। व्यापार, उद्योग, खदान और बागानों को दी गई जगहों पर चेंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य संस्थानों के माध्यम से चुनाव होंगे। हालांकि अभी इस योजना पर विस्तार से विचार होना बाकी है। जमींदारों के लिए खास चुनाव क्षेत्रों से चुनाव होंगे। विश्वविद्यालयों की जगहों के चुनाव के बारे में भी अभी विचार विमर्श जारी है। बदलाव करने का हक किसे मिलेगा, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। ऊपर बताए गए बिंदुओं पर सोचते हुए उनसे संबंधित छोटे छोटे मसलों पर भी सरकार को सोचना पड़ रहा है। इसके बावजूद चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना बाकी है और जहाँ तक संभव हो भारत में ही जितनी जल्दी हो सके इस मसले पर विचार किया जाए। कुछ मामलों में चुनाव क्षेत्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगहों की संख्या में बदलाव करना आवश्यक हो तो सरकार ने ऐसा बदलाव करने का हक अपने पास सुरक्षित रखा है। इस तरह के बदलाव करते वक्त जातियों के संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बंगाल और पंजाब के बारे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेकेंड चैम्बर का विचार, प्रांत के विधिमंडल में सेकेंड चैम्बर होने के बारे में अब तक बहुत कम विचार विमर्श हुआ है। किन प्रांतों में सेकेंड चैम्बर की जरूरत है, इस पर विचार किया जाना बाकी है। हालांकि सरकार को लगता है कि सेकेंड चैम्बर की स्थापना करते वक्त भी लोअर चैम्बर में जाति के अनुपात के संतुलन में किसी तरह का व्यवधान ना आने पाए, इसका ख्याल रखना होगा। केंद्रीय विधिमंडल भी बनाया जाएगा। केंद्रीय विधिमंडल के संविधान के बारे में सोचते हुए संस्थाओं के तथा अन्य कई मुद्दे उभरते हैं। हालांकि उन पर अभी सोचने का सरकार का इरादा नहीं है। आगे जब कभी इस पर विचार किया जाएगा तब उसमें हर जाति को योग्य प्रतिनिधित्व मिले, इसका सरकार ख्याल रखेगी। सिंध प्रांत को स्वतंत्रता मिले, इस बात को सरकार ने सिद्धांततः स्वीकार किया है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से उस पर विचार मंथन अभी बाकी है। इसलिए विधिमंडल सदस्यों के आंकड़े देते वक्त मुंबई प्रांत और सिंध प्रांत के आंकड़े अलग अलग दिए गए हैं और सिंध के साथ मुंबई प्रांत के आंकड़े भी दिए गए हैं। बिहार, उड़ीसा के आंकड़े अभी के हैं और उड़ीसा को आज़ाद करने का मुद्दा अभी विचाराधीन है। धारा 24 के अंतर्गत मध्य प्रांत और बरहाट के आंकड़े एक साथ दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बरहाट के भविष्यकालीन संविधान के बारे में नीति तय की गई है। प्रस्ताव संख्या यहाँ पर कितना और बंगाल के विधिमंडल में कितने प्रतिनिधि की मांग किया गया है, ये आज का प्रश्न है। प्रस्ताव संख्या बताना है आपको और बंगाल के विधिमंडल में कितने प्रतिनिधि हों, इसकी मांग की गई है। तो विधिमंडल में, बंगाल के विधिमंडल में कितने प्रतिनिधि, उनकी संख्या और प्रस्ताव संख्या, किस प्रस्ताव संख्या में
कितना बंगाल के विधिमंडल में कितने प्रतिनिधि हो, ये प्रश्न का जवाब आपको देना है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट जमीन सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में परचेज की गई है और कार्य निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बनकर तैयार हो, जल्द ही बनकर तैयार हो, तो आपका भी अमूल्य योगदान प्रार्थनीय एवं अपेक्षित है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आपको बता दें मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार के सौजन्य से हम लेकर उपस्थित हुए थे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। यदि आपको डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा हो तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।